सो हे गाइस, आज हम करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 3833 जिसका नाम है काउंट डोमिनेंट इंडेक्सेस। सो क्वेश्चन बोलता है यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ लेंथ एन, मतलब तुम्हारे पास एक इंटीजर एरे दिया है जिसकी लेंथ है एन। हम किसी भी इंडेक्स आई को डोमिनेंट तब बोलेंगे जब जो हमारे उस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, मान लीजिए 4 है, वो अगर हम उसके आगे जितने भी एलिमेंट्स पड़े हैं उनका सम निकाल के उसका एवरेज लें तो उससे बड़ा होना चाहिए। मतलब कि अगर मान लीजिए मेरे पास पड़ा है 1 2 3 4 5 10 एंड 9 8, और अब मान लीजिए मैं 10 के लिए देखना चाहता हूँ तो 10 के आगे कितने एलिमेंट्स हैं, 10 के आगे 2 एलिमेंट्स हैं, डेट 9 एंड 8। अगर हम इन दोनों का एवरेज निकालें 9 और 8 का तो क्या आएगा, 9 + 8 दैट इज़ 17 एंड बाई 2 इज इक्वल्स टू 8.5। क्या जो हमारा 10 है वो 8.5 से बड़ा है? यस। तो ये एक डोमिनेंट इंडेक्स है। बस अब क्वेश्चन यही बोलना चाह रहा है। ठीक है, ये बस एवरेज की डेफिनेशन दे रहा है और ये बता रहा है कि जो राइट मोस्ट एलिमेंट है वो कभी भी डोमिनेंट नहीं होगा। मतलब कि जो भी हमारा लास्ट इंडेक्स होगा वो कभी भी डोमिनेंट नहीं होगा। कैसे हुआ? क्योंकि उसके आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हम कैसे एवरेज निकालेंगे? तो इन्होंने पहले ही बता दिया कि जो हमारा राइट मोस्ट एलिमेंट है वो डोमिनेंट नहीं है। और ये हमारे पास कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं कि जो हमारी जो नम उसकी लेंथ है वो 100 तक जा सकती है, जितनी भी नम्स ऑफ आई है वो 1 से लेकर 100 तक के बीच में ही रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें लीड कोड पे इजी मार्क्ड और ये है भी बहुत ही इजी क्वेश्चन, क्योंकि इसे ब्रूट फोर्स और इसके जो कंस्ट्रेंट है वो भी बहुत छोटे हैं, जो कि लेस देन इक्वल्स टू 100, मतलब कि जो हमारे एरे का साइज है वो मैक्सिमम 100 तक ही जाएगा। तो आप इसमें एन स्क्वायर या एन क्यूब भी लिखेंगे वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। पर हमारा मोटिव सिर्फ क्वेश्चन को एक्सेप्ट कराना नहीं है, हमारा मोटिव है कि हम उसमें से बेस्ट निकाल पाए। और कोई भी क्वेश्चन है बाद में जो कि हायर कॉम्प्लेक्सिटी के साथ भी हम उसे भी सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले इसकी नेव अप्रोच देख लेते हैं, जो किसी को जो कोई भी सोच सकता है। लेकिन अगर आप बिगिनर है तो कोई बात नहीं, अगर आपसे ये नहीं हुआ तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमें ऐसे नंबर ऑफ इंडेक्सेस गिनने हैं जिनका नम्स ऑफ आई उसके आगे वाले सभी सम अगर हम उसके आगे वाले सभी नंबर्स का एवरेज निकालें तो उससे ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास है 4 1 2। इसमें जो हमारा 4 है इसके आगे कितने नंबर्स हमारे पास 2 नंबर्स हैं, जिसका सम हो जाएगा 3, उसका हम एवरेज निकालें तो हो जाएगा 1.5। क्या 4 1.5 से ज़्यादा? बिल्कुल। तो ये हमारा एक वैलिड नंबर है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं 1। 1 के आगे कितने नंबर्स हैं? उसके आगे सिर्फ एक ही नंबर है 2, उसका अगर हम एवरेज निकालते तो वो हो जाएगा 2/1 दैट इज 2। क्या 1 ग्रेटर देन 2 है? नहीं। तो ये हमारा एक वैलिड इंडेक्स नहीं है। और क्वेश्चन ने हमें बता ही रखा है कि जो हमारा राइट मोस्ट इंडेक्स है वो कभी भी वैलिड नहीं होगा। तो इस केस में हमारे पास एक ही वैलिड इंडेक्स है, वो है 4। सॉरी, वैलिड इंडेक्स वो है 0। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 1। तो हम इसे कैसे करेंगे? हम बस सबसे पहले तो हम यही कर लेंगे, हम 2 for लूप लगा लेंगे। मान लीजिए एक for लूप जो करंट मान लीजिए आई से एन तक जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक लूप लगा लेंगे इसके अंदर ही जो i+1 से लेकर एन तक जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें सम कर निकाल लेंगे इसके सारे जो भी हम करंट इंडेक्स पे खड़े उसके आगे वाले सभी एलिमेंट्स का। ऐसे हम सम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम यहाँ से एवरेज निकाल लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फिर हम चेक कर लेंगे यहाँ पे कि क्या हमारा जो करंट नम्स ऑफ आई है वो एवरेज से बड़ा है, तो हम अपने आंसर को प्लस प्लस कर देंगे, वरना हम कुछ नहीं करेंगे। जब भी हमारा खत्म हो जाएगा तब हम रिटर्न आंसर कर देंगे डायरेक्ट। बस ये हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच है, जो जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देख ही सकते हैं कि एन स्क्वायर होगी, क्योंकि हम 2 लूप चला रहे हैं, एक आई से लेके एन तक और एक जो हमारा जे के लिए चलेगा i+1 से लेके एन तक। पर अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन, अब मैं दिखाता हूँ आपको ये रन कैसे कर रहा है। मान लीजिए हमारे पास ये वाला एग्जांपल है 5 4 3। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं एक भी लाइन कोड में एक्स्ट्रा नहीं लिखूंगा, जो यहाँ समझा रहा हूँ बस वही कोड करके दिखाऊंगा मैं आपको। मान लीजिए अभी हमारा करंट एलिमेंट है ये आई, इंडेक्स पे हम खड़े हैं i = 0 पे। तो हम इसके आगे वाले सभी एलिमेंट्स का सम करेंगे, वो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा 4 + 3 7। और ये कितने एलिमेंट्स है 2, 7/2 इज 3.5। क्या हमारा 5 बड़ा है 3.5 से? यस। तो मान लीजिए हमारे आंसर वो वेरिएबल ये बड़ा है, तो हम इस अपने आंसर को अपडेट करके कर देंगे 1। अब हमारा आई भी आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लूप लगा रखा है ना इंडेक्स के ऊपर, तो हमारा आई आगे बढ़ के यहाँ से
यहाँ पर आ जाएगा हमारा आई, ये आ गया हमारा आई। अब इसके आगे का हम सम निकालेंगे, तो इसके आगे का सम कितना होगा, 3, और आगे कोई है नहीं, बस इसका सम हो जाएगा 3 डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट 3। हमारा 4 जो है 3 से बड़ा है, यस हमारा जो 4 है वो 3 से बड़ा है, तो हम अपने आंसर को अपडेट कर देंगे और अब हमारा आंसर हो जाएगा 2। अब थर्ड, अब हमारा आई फिर से आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आई, तो क्या, लेकिन क्वेश्चन में बता रखा है जो भी हमारा राइट मोस्ट एलिमेंट होगा वो कभी भी एक वैलिड नहीं होगा, तो हम इसे छोड़ देंगे, बस हमारा आंसर यहाँ से 2 आ जाएगा। इससे पहले हमने वही फ्लो में भी यही देखा, जो मैं सूडो कोड लिखा था उसमें भी कि हम यही कर रहे हैं, हर एक इंडेक्स पे जा रहे हैं, उसके आगे का सब निकाल के ला रहे हैं और फिर देख ले रहे हैं कि क्या हमारा आंसर बन रहा है नहीं बन रहा है, और उसमें आंसर को ऐड कर देगा बस। और जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो हो जाएगी ओ ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि हम 2 लूप लगा रहे हैं, एक आई पर जो करंट इंडेक्स है और एक सब निकालने के लिए उसके आगे के एलिमेंट्स का। पर मान लीजिए यही पे अगर आपको इंटरव्यूअर बोले कि एन स्क्वायर, चलो ठीक है कोई भी बच्चा अच्छा भी कर देता है, क्या तुम इसे ऑफ एन में कर सकते हो, या फिर मान लीजिए इसके कोई जो कंस्ट्रेंट्स है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लीजिए इसमें 1 ही 5 होते, तो क्या ये एक्सेप्ट होती है एन स्क्वायर वाली अप्रोच, नहीं होती। इसके अलावा हमें कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा, हम इसे कैसे कर सकते हैं ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो मान लीजिए अभी हमारा जो करंट, जो मैं एग्जांपल लेता हूँ वो यही ले लेते हैं, मान लीजिए 5, 4, 3, यही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। तो हम उसमें क्या कर रहे थे कि हम करंट किसी भी इंडेक्स पे जाते थे, उसके आगे का सम निकाल कर ले आते थे और फिर देख लेते थे कि जो एवरेज है क्या वो मेरे करंट एलिमेंट से कम है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अपने आंसर को प्लस प्लस कर देते थे, वरना कोई बात नहीं हम आगे बढ़ जाते थे। तो अगर हम देखें, मैं आपके लिए यहाँ पे जैसे सूडो कोड लिख देता हूँ, जो हमारा वाला अंदर वाला लूप था ये वाला, वो क्या कर रहा था, वो बेसिकली हमें सम निकाल के दे रहा था करंट इंडेक्स से आगे के एलिमेंट्स का। मान लीजिए हम अभी यहाँ पर खड़े हैं, तो इसके आगे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका सम निकाल के देता था हमें। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम प्री कंप्यूट करके रख सके अपने सम को, जिससे हमें बार बार ये वाला लूप न चलाना पड़े और हमारा एक ही पास में सोल्यूशन आ जाए। तो ऐसा हम कर सकते हो कैसे, मान लीजिए कि मेरा अभी, कि मैंने इस बार आगे से ऐसे जाने की जगह मैं पीछे से अपना आंसर बनाते हुए आना चाहता हूँ, यहाँ से ऐसे, समझ रहे हैं ना, क्योंकि मैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हमारा मान लीजिए करंट एलिमेंट ये है तो मैं इसके आगे का सम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं पीछे से ट्रैवर्स करता रहूँगा ताकि जो मेरा करंट एलिमेंट है वो अपने मैं अभी सब में ऐड कर लूँ, और जो मेरा इससे पीछे वाला एलिमेंट है उसके लिए मेरे पास जो सम है वो पहले से कैलकुलेटेड हो। आई होप आपको कि ये बेसिक सा जो वो है अप्रोच या आइडिया जो मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस पीछे से आने की ट्राई कर रहा हूँ और वहां से अपना सम बनाते हुए आना चाह रहा हूँ। मान लीजिए अभी मेरा करंट एलिमेंट है आई और मेरा जो सम, मैंने एक वेरिएबल बना ली जिसमें सम की वैल्यू है 0। अब मैं 3 के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ, पर 3 तो जो मेरा राइट मोस्ट एलिमेंट है तो उसके लिए मैं चेक ही नहीं करूंगा और उसको बस डायरेक्ट अपने सम में ऐड कर लूंगा एंड में और आगे बढ़ जाऊंगा। अब मेरा आई आ जाएगा यहाँ पर। अब क्या, अब मुझे यहाँ से एवरेज निकालना है कि इसके आगे का सम क्या होगा, यहाँ से जो मैं इस लूप से निकाला था, पर अभी मैं पीछे से तो सम निकाल कर ला ही रहा हूँ क्योंकि इसके सिर्फ आगे से एक एलिमेंट है और वो मेरे पहले से सम में स्टोर है। तो देखा आपने कैसे ये वाला फोर लूप बचा लिया। अब अब हम कैसे पता लगाएं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है आगे, क्योंकि हमें एवरेज भी तो निकालना है। तो फिर मान लीजिए हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, तो जो भी मेरा करंट इंडेक्स होगा, मान लीजिए मेरा करंट इंडेक्स है आई, तो इसके आगे एक है, तो मान लीजिए मेरा एन की वैल्यू है 3, तो 3 - 1 - 1 दैट इज एन माइनस आई माइनस 1। इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे मेरे पास आगे, देख लीजिए जैसे 3 करंट इंडेक्स -1 कर दिया, 2 एंड 2 - 1 = 1, तो मतलब ये बता रहा है ये कि हमारे पास आगे भी एक एलिमेंट है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 4 से आगे देखेंगे तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अब हम इसका एवरेज निकालेंगे, हमारा एवरेज क्या आएगा, हमारा एवरेज आएगा 3/1 दैट इज 3। अब हम चेक कर लेंगे क्या हमारा 4 हमारे एवरेज से बड़ा है। मान लीजिए मैंने यहाँ आंसर वेरिएबल भी बना रखा है एक 0, यस हमारा जो 4 है वो 3 से बड़ा है, तो मैं अपने आंसर को अपडेट कर दूंगा यहाँ पर।
अब अपने आई को वापस पीछे लाने से पहले मैं क्या कर रहा था, मैं अपने सम में करंट वैल्यू को ऐड कर दे रहा था। और मैं ऐसा क्यों कर रहा था, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब मैं पीछे जाऊँ तो मेरे पास आगे का सम पहले से कंप्यूटेड हो। तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें 3 + 4 कर दूंगा, दैट इज 7। अब जो मेरे सम की वैल्यू है वो 7 हो गई है। और जो मेरा आई है वो आई माइनस माइनस होकर यहाँ पर आ चुका है, आई इज इक्वल्स टू 0 पर। अब इस वाले फॉर लूप से हम क्या करते हैं, हम इसके आगे का सम निकाल के लाते हैं, जो कि होता है 4 + 3 7। पर हमने 7 पहले से ही कैलकुलेट करके रख रखा है क्योंकि हम पीछे से चलते हुए आ रहे हैं। तो हमारे पास 7 पहले से। अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इससे आगे, वो कैसे आएंगे, n-i-1 से आएंगे। हमारे पास n की वैल्यू क्या है 3, हमारे पास i की वैल्यू क्या है 0, और हमारे पास -1, दैट इज इक्वल टू 2। तो हमें पता लग गया कि हमारे पास करंट इंडेक्स आगे 2 एलिमेंट्स है, और बिल्कुल सही बात भी है क्योंकि हमारे पास 2 एलिमेंट्स है जो कि है 4 और 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम एवरेज निकालेंगे अपना। हमारा एवरेज क्या आ जाएगा, हमारा एवरेज आएगा 7/2, दैट इज 3.5। अब हम चेक करेंगे क्या हमारा 5 इज ग्रेटर देन 3.5 है। यस, हमारा जो 5 है वो 3.5 से बड़ा है। तो अब मैं अपने आंसर को अपडेट कर दूंगा। अब हमारा आई पीछे जाएगा, पर मैंने क्या बताया था, आई हमारे पीछे जाने से पहले क्या करेगा, हम अपने सम को अपडेट करेंगे। हमारा सम क्या हो जाएगा, करंट सम प्लस करंट नंबर, दैट इज 5 इक्वल टू 12। हमारा जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 12। और जो हमारा आई है वो माइनस माइनस करके आई यहाँ पे चला जाएगा। अब हमारा आई आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो हम यहीं पे हमारा लूप खत्म हो जाएगा और हम बाहर आ जाएंगे। और जैसे ही हमारा लूप खत्म होगा तो यहीं पे रिटर्न कर देंगे आंसर, दैट इज 2। ये बिल्कुल सही भी है। अगर आप लीड कोड का एग्जांपल लिखेंगे तो हमारा जो 5 4 3 के लिए वो आंसर आएगा 2 ही आएगा। और हमने पूरे एरे का सम भी निकाल लिया, दैट इज 12। अगर आप इसका सम करके देखेंगे तो वापस 12 आएगा, 5 + 4 + 3 12, एकदम सही बात है। तो देखा हमने कैसे ये फॉर लूप बचा लिया, जिससे हम बार बार सम कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा, हम पीछे से ही सम कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम कुछ नहीं कर रहे, हम बस एक लूप चला रखा है हमने जो पीछे से ऐसे चलता हुआ आ रहा है, जो नॉर्मल एक लूप है जो कि आई इक्वल्स टू n-1 से 0 तक जा रहा है। दूसरा, हम कुछ नहीं और हम कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं तो बस वही उसके अंदर कर रहे हैं, सिर्फ वेरिएबल्स को अपडेट कर रहे हैं, सम अपडेट करना है, एवरेज निकालना है एंड सो ऑन। ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशंस है जिनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 होती है। तो हमारा जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या है, वो हो जाएगी हमारी ऑफ n। अब हमारे जो कंस्ट्रेंट्स, अगर वो n इज इक्वल टू 1 भी होता है ना, तब भी ये पास कर जाता सॉल्यूशन। और ऐसा हो सकता है कि जो इंटरव्यूअर है वो आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा हो कि आपको कॉन्सेप्ट पता है नहीं पता उसके पीछे से, क्योंकि क्वेश्चन तो एक्सेप्ट कोई भी करा देगा, पर इसके पीछे का जो असली कॉन्सेप्ट है वो आना चाहिए कि अगर हमारे पास अच्छे कंस्ट्रेंट्स हैं तो भी ये कैसे कर रहे हैं हम क्वेश्चन। तो आइए कोड की तरफ देख चलते हैं। और मैं एक भी लाइन कोड में फालतू नहीं लिखूंगा, जो समझाया बस वही कोड करेंगे। और मैं आपको दोनों कोड करके दिखाऊंगा, नेव अप्रोच भी जो थी ऑफ n² वाली, जिसमें हमने 2 लूप लगाए थे, एक इंडेक्स पर ट्रेवल करने के लिए और एक सम निकालने के लिए इसके आगे का, और दूसरी स्पेशल वाली ऑफ n वाली ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। तो आइए अब इसे कोड करके देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको अप्रोच बताई थी कि हम डबल लूपिंग का इस्तेमाल करेंगे और अपने आंसर तक पहुँच। मान लीजिए हमने एक इंट आंसर बनाया था, उसको मैं 0 से इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, एंड मान लीजिए मेरे इंट n की वैल्यू स्टोर करा नम स्टोर साइज़। फिर मैंने बताया था कि हम एरे के हर एक एलिमेंट, हर एक इंडेक्स पे आइटरेट करेंगे। मान लीजिए फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n-1, आई प्लस प्लस। अब आप लोग ये सोचेंगे कि मैंने n-1 तक की क्यों करा, क्योंकि हमें बता दिया है कि जो हमारा राइट मोस्ट एलिमेंट है वो कभी भी डोमिनेंट नहीं होगा, मतलब कि ये वाला। तो ये जब कभी डोमिनेंट होगा ही नहीं तो हमारे आंसर में भी कभी पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए जो मेरा लूप है मैं बस इन 2 एलिमेंट्स के लिए चलाऊँगा, या फिर सिर्फ लास्ट वाले एलिमेंट को मैंने इससे छोड़ दिया और बाकी सब के लिए मैं आंसर फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ये आंसर बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। मान लीजिए मैं एक सम वेरिएबल बना लेता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अभी मैं कौन सी वाली ये है हमारी अप्रोच 1, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी ऑफ n²। अब मैंने आपको क्या बताया था, अब हम एक लूप लगाएंगे दूसरा जिससे हम आई करंट इंडेक्स के आगे वाले सभी एलिमेंट्स का सम निकाल लें। मान लीजिए मैं जे बोल देता हूँ i+1, लेकिन जो हमारा जे है वो n तक जाएगा, एंड j++। हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस सम प्लस इज इक्वल टू कर देंगे हमारे नम्स ऑफ जे को। हम यहाँ पे चेक कर लेंगे
सिंस जो हमारे वो है एवरेज, वो फ्लोट में भी आ सकता है। जैसे कि हमने देखा 3 और 4, मान लीजिए 3 और 4 है, इसका एवरेज क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास 3.5। पर हमारे पास C++ में अगर हम इंट को कुछ भी करते हैं और वो अगर डेसिमल में चला जाता है तो उसे अपने आप वो इंट में कन्वर्ट कर देता है। तो जो हमारा 3.5 है, लीड कोड हम उसे 3 बना देगा, या फिर C++ हम उसे 3 बना देगा, पर हम नहीं चाहते कि 3 बनाए उसे, इसलिए हम उसे फ्लोट में रखना चाहते हैं। हम इसके लिए क्या करेंगे, हम उसे टाइप कास्ट करेंगे। तो हम यहाँ टाइप कास्ट करके चेक कर लेंगे इफ़, और जो मेरी करंट वैल्यू है मुझे उसे भी टाइप कास्ट करना पड़ेगा फ्लोट के अंदर, वरना एक वैल्यू इंट हो जाएगी और एक वैल्यू फ्लोट हो जाएगी, जो कि ढंग से मैच नहीं हो पाएगी। इसलिए हम दोनों को टाइप कास्ट कर देंगे। टाइप कास्ट करने के लिए कुछ नहीं, हमें इसे फ्लोट में करना है, तो मैं डायरेक्ट इसे 1.0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो इसे फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। मान लीजिए मैं इसे भी, हमारे जो करंट सम है उसे भी फ्लोट में चाहता हूँ। एंड बाई, अब मैंने आपको बताया था हमारे पास उससे आगे एलिमेंट्स कितने हैं, हमारे करंट इंडेक्स मान लीजिए 4 पर हम, तो उसके आगे कितने एलिमेंट्स है, उसके आगे हमारे पास एक एलिमेंट है। या फिर मैं 5 पर हूँ, तो उसके आगे कितने एलिमेंट्स है, उसके आगे 2 एलिमेंट्स हैं। मान लीजिए मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल देता हूँ, उसके आगे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे n-1 - i से, और यहाँ पे बस अगर ये है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं अपने आंसर को आगे बढ़ा दूँगा। ये सॉरी, स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, और यहाँ पे i-1 होगा। हमारे जो सैम्पल टेस्ट केसेस थे वो सारे पास हो गए, देखते हैं क्या हमारा एक एक्सेप्ट होगा, और ये एक्सेप्ट भी हो गया है, फास्टर देन 100%। वाओ। पर ये n स्क्वायर वाली अप्रोच थी, अब हम ऑफ n वाली अप्रोच से इसे कोड करने का ट्राई करेंगे। अप्रोच टू ऑफ n, मान लीजिए मैं अभी अपना एक सम वेरिएबल बना लेता हूँ जिसे 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। अब मैंने क्या बताया था, हम इसमें पीछे से ट्रैवर्स करना चालू करेंगे, पहले 3 के लिए आंसर निकालेंगे, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं वो वाला लूप दोबारा से यूज़ करूँ जिसके अंदर मैं सम निकाल रहा था, इसलिए मैं अपने सम को पहले से ही कैलकुलेट करके चलूँगा। अब इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल्स टू n-1, जब हमारा जो करंट पॉइंटर है वो लास्ट एलिमेंट पर नहीं खड़ा, हम तभी इसको चेक करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो कभी भी डोमिनेंट होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जो लास्ट एलिमेंट हो कभी डोमिनेंट होगा ही नहीं, तो मैं उसके लिए चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए जब भी मैं किसी भी एरे के लास्ट एलिमेंट पर खड़ा हूँगा तो मैं उसके लिए आंसर को नहीं बनाऊँगा, चेक नहीं करूँगा। इसीलिए जैसे ही मेरा लास्ट एलिमेंट हो तो मैं इस वाले पार्ट को स्किप कर दूँगा, और ये मैं चेक नहीं करेगा। अब मान लीजिए मेरा जो सम था वो मैं पीछे से कैलकुलेट कर कर लाया हूँगा, तो मेरे को अभी एवरेज निकालना है। तो वही कर लेते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे आगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो कैसे आएंगे, n-i-1 से आ जाएंगे। और अब मैं यहीं पे चेक करना चाहता हूँ इफ़ कि जो मेरे करंट नम्स की वैल्यू है अगर वो ज़्यादा है मेरे एवरेज से, तो मैं अपने आंसर को आगे बढ़ा दूँगा। और जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा चेक करने वाला, तब मैं अपने सम में करंट वैल्यू को ऐड भी कर लूँगा। सम प्लस इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई। यहाँ पे मैं एक आंसर वेरिएबल भी बना लेता हूँ, और अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर रिटर्न कर दूँगा। एक बार चेक कर लेता हूँ क्या बिल्कुल सही लिखा है, मैंने सम बना लिया, मैंने एक आंसर बना लिया। फाइव इज नॉट इक्वल्स टू n- लास्ट इंडेक्स पे नहीं खड़ा। बिल्कुल सही है भाई, इसे रन करके देखते हैं। इफ़ आई, अच्छा मैंने यहाँ पे n तो है ही नहीं, कंपाइलर क्या है, क्या तुम्हें पता भी n क्या है, मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैंने बताया ही नहीं भाई उसे क्या है। n ये हमारा, भाई गुस्सा क्यों हो रहा है भाई, कंपाइलर बता देते हैं तुझे। अब n 1.0, अरे वही छोटी छोटी गलतियाँ, फिर से नाम गलत हो गया इसका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लेता, कोई और तो गलती नहीं करी है मैंने।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिल्कुल सही। अब मैं इसे सबमिट करके देखता हूँ क्या ये एक्सेप्ट होगा। और बहुत अच्छा, ये भी एक्सेप्ट हो गया है। पर पता नहीं क्यों ये ऑफ एन वाली को भी 2 मिली सेकेंड घर और ऑफ एन स्क्वायर वाली को 0 मिली सेकेंड। आप ये लीड कोड के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ये ऐसे ही है बस कि ये और ये वो भी होते हैं सिस्टम स्पेसिफिक एंड ऑल। लेकिन जो हमारी बेस्ट अप्रोच है वो यही वाली है, ऑफ एन वाली। क्योंकि अगर इसमें 1 5 भी कंस्ट्रेंट होंगे तब भी एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन जो हमारी पुराने वाली अप्रोच थी उसमें नहीं हो पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको क्वेश्चन समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।